नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज से मैं जीवन सर जीवंत अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल त्रिभुज पर। यह त्रिभुज टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, इसके अलावा टेट, सी टेट, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इस पर परिचर्चा करेंगे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पर परिचर्चा करेंगे दोस्तों। तो हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे क्लास में हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होती जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में वहाँ से प्रश्न उठाए जाते हैं, बेसिक क्वेश्चन उठाए जाते हैं। तो बेसिक क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल त्रिभुज। दोस्तों त्रिभुज चैप्टर में सबसे पहले हम ये समझ लें कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज को अगर हम समझ लेंगे तो हम त्रिभुज की प्रॉपर्टी और त्रिभुज के प्रकार पर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए त्रिभुज क्या है इसको हम आपको समझाते हैं। तो त्रिभुज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको बिंदु का कॉन्सेप्ट और रेखा का कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा। जो बिंदु का कॉन्सेप्ट है, जो रेखा का कॉन्सेप्ट है, उसको समझ के ही हम त्रिभुज का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो दोस्तों त्रिभुज क्या है, इसकी क्या परिभाषा है, इस पर हम परिचर्चा करते हैं। तो दोस्तों तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहां पर पहला रेखाखंड AB है, दूसरा BC है, तीसरा रेखाखंड AC है। तो तीन रेखा खंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब यहाँ पे हमें यह जान लेना आवश्यक है कि रेखाखंड किसे कहते हैं। तो रेखाखंड को जानने के पहले आप बिंदु के विषय में भी आप जान लें, बिंदु क्या है। दोस्तों अगर हम मार्कर से इस समतल पर कोई चिन्ह हम बना दें, जैसे हमने यहाँ पर एक चिन्ह बना दिया, तो यही बिंदु है। यह चिन्ह आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, किसी भी समतल पर बना सकते हैं, आप पेन से बना सकते हैं, पेंसिल से बना सकते हैं। तो समतल पर बनाया गया यह चिन्ह या प्रतीक बिंदु कहलाता है। बिंदु में न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। अर्थात आपको समझ लेना है जो हमारा कॉन्सेप्ट है बिंदु का, कि बिंदु में न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है। अब बिंदु में न लंबाई, न चौड़ाई, न ऊंचाई होगी तो इसका मतलब बिंदु में वॉल्यूम भी नहीं होगा, आयतन भी नहीं होगा, और बिंदु में क्षेत्रफल भी नहीं होगा, क्योंकि बिंदु में न तो लंबाई है, न तो चौड़ाई है, और न ही ऊंचाई होती है, क्योंकि हम उसका मापन नहीं कर सकते हैं। तो बिंदु क्या है अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा कि बिंदु मार्कर से या अपनी पेन से या पेंसिल से समतल में बनाया गया एक प्रतीक है या चिन्ह है, जिसमें न तो लंबाई होती है और न चौड़ाई होती है, न ऊंचाई होती है, न आयतन होता है, और न ही क्षेत्रफल होता है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा रेखा का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तब रेखाखंड की बात करते हैं। तो दोस्तों रेखा क्या है, बिंदुओं के बिंदुपथ को रेखा कहते हैं। रेखा का मतलब होता है लाइन। तो दोस्तों बिंदुओं के बिंदुपथ को रेखा कहते हैं। अब बिंदुओं के बिंदुपथ को रेखा कहते हैं तो रेखा का जब हम निर्माण करते हैं तो बिंदुओं का बिंदुपथ बनाते हैं, लोकस ऑफ पॉइंट्स बनाते हैं, बिंदुओं का बिंदुपथ बनाते हैं। रेखा का जब हम लोग निर्माण करते हैं तो बिंदुओं का बिंदुपथ बनाते हैं। और रेखा जो होती है इसका दोनों दिशाओं में विस्तार अनंत तक होता है, अर्थात रेखा दोनों दिशाओं में अनंत विस्तार तक जाती है। रेखा का दोनों दिशाओं में विस्तार अनंत होता है। तो आप कह सकते हैं कि रेखा अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। रेखा जो है, लाइन जिसे हम कह रहे हैं, ये अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ होता है। अर्थात एक रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, और रेखा का दोनों दिशाओं में, आप चाहे बाईं तरफ चलिए चाहे दाईं तरफ चलिए समतल में, दोनों दिशाओं में विस्तार अनंत होता है। जब भी रेखा पर दोस्तों हम कोई दो पॉइंट ले लेते हैं, तो रेखा पे दो पॉइंट लेने पर इस भाग की लंबाई निश्चित हो जाती है। अब हम इसका मापन कर सकते हैं।
तो रेखा की निश्चित लंबाई के भाग को ही रेखाखंड कहते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिया ए और बी, तो इस पॉइंट के अंतर्गत भी बहुत सारे बिंदु होंगे। तो रेखा पर जैसे ही हम 2 बिंदु लेते हैं तो रेखा के भाग की लंबाई निश्चित हो जाती है और इस निश्चित लंबाई को ही हम रेखाखंड कहते हैं। अर्थात रेखा के भाग को ही रेखाखंड हम कहते हैं और निश्चित लंबाई का रेखा का भाग ही रेखाखंड है, अर्थात उसका हम मापन कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने थोड़ा सा प्रकाश डाला कि रेखा क्या है और रेखाखंड क्या है। तो रेखा क्या है? रेखा अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसका विस्तार दोनों दिशाओं में अनंत होता है। और रेखाखंड क्या है? रेखाखंड जो है रेखा के भाग को ही कहते हैं, अर्थात किसी रेखा पर अगर हम 2 बिंदु ले लेंगे तो हम उन 2 बिंदुओं के अंतर्गत रेखा के भाग का हम मापन कर सकते हैं और उसी भाग को हम रेखाखंड कहते हैं। तो यहाँ पर जो स्पष्ट हमें कॉन्सेप्ट मिला कि रेखाखंड जो है रेखा का ही भाग है। रेखाखंड का निर्माण होने के लिए रेखा पर 2 बिंदु लेना आवश्यक है और 2 बिंदुओं के अंतर्गत रेखा की जो लंबाई होती है या रेखा का जो भाग होता है वही रेखाखंड होता है। अब दोस्तों रेखा और रेखाखंड को स्पष्ट करने के बाद हम परिचर्चा करते हैं त्रिभुज पर। तो अब आप स्पष्ट हो गया कि रेखाखंड क्या है। तो त्रिभुज में आते हैं। हमने आपको बताया 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। एक रेखाखंड हमारा AB है, दूसरा रेखाखंड BC है, तीसरा रेखाखंड AC है। आप देखिए यहाँ एक पॉइंट A है, यहाँ B है और यहाँ C है। ये त्रिभुज के वर्टिसेज या शीर्ष बिंदु कहलाते हैं। पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C, अर्थात जो 2 रेखाखंड हैं इनका प्रतिच्छेद बिंदु, आप देखिए इनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है AB और AC का, ये ट्रेंगल ABC का वर्टिसेस ये बोले जाएंगे। तो पहला पॉइंट A है, दूसरा B हो गया वर्टिसेस, तीसरा हो गया C। तो यहाँ पर स्पष्ट है दोस्तों जो है कि त्रिभुज क्या है? 3 रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अभी मैंने पूर्व में बताया कि रेखाखंड क्या है। अब आपको स्पष्ट हो चुका है कि रेखाखंड की जब भी बात करेंगे तो रेखा पे 2 पॉइंट्स होने चाहिए, 2 बिंदु होने चाहिए। तो यहाँ देखिए एक बिंदु AB है, दूसरा BC है, तीसरा AC है। 2 रेखाखंडों के झुकाव को कोण कहते हैं। तो त्रिभुज में दोस्तों देखिए जो AB और AC का झुकाव है, ये BAC, ये पहला कोण हो गया कोण A, अंतःकोण है त्रिभुज का। दूसरा AB और BC का झुकाव B, यह भी अंतःकोण है त्रिभुज का। तीसरा AC और BC का झुकाव C, यह भी जो है त्रिभुज का अंतःकोण है। तो त्रिभुज में 3 अंतःकोण बनते हैं। अंतःकोण क्या होता है त्रिभुज का? त्रिभुज के 2 रेखाखंड जहां पे काटते हैं जो झुकाव होता है वही त्रिभुज का अंतःकोण होता है। और त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं। अभी प्रॉपर्टी बताएंगे आपको। तो तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। जो इंटरनल एंगल होते हैं त्रिभुज के, इन तीनों का योगफल जो है 180 अंश होता है। तो दोस्तों हमने स्पष्ट किया, परिभाषित किया कि त्रिभुज क्या है। अब हम त्रिभुज के प्रकार पे चलते हैं। तो यहां पर हमने बोर्ड में लिखा है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में जब चलते हैं तो त्रिभुज के प्रकार में हम बात करते हैं भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर दोस्तों त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में कि भुजा के आधार पर अकॉर्डिंग टू द साइड, भुजा के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहला प्रकार है समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा है विषम बाहु त्रिभुज, स्केलीन ट्रायंगल। तो ये भुजा के आधार पर 3 प्रकार हो गए दोस्तों। और त्रिभुज के 3 प्रकार ही कोण के आधार पे हैं अकॉर्डिंग टू द एंगल और बेसिस ऑफ एंगल। तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण त्रिभुज जिसे हम एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं। दूसरा समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। तीसरा अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। तो इस प्रकार से न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण ये
कोण के आधार पर त्रिभुजों का प्रकार हुआ, और समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु ये भुजा के आधार पर त्रिभुजों का प्रकार हुआ। तो इस प्रकार से मेनली मुख्य रूप से त्रिभुज 6 प्रकार के होते हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके इन पर हम परिचर्चा कर लेते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी आपको बताते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। अभी दोस्तों हमने बात किया भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, बेसिस ऑफ साइड, या और हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द साइड, भुजा के आधार पर। उसमें हमने लिखा था समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। भुजाएं क्या हैं? देखिए यहां पर हमने एबीसी त्रिभुज फॉर्म कर दिया, एबीसी त्रिभुज बना दिया। तो मैंने बताया रेखाखंड एबी और एसी और बीसी यही त्रिभुज की भुजाएं हैं। जो रेखाखंड, जिन रेखाखंडों के झुकाव से त्रिभुज बना है, यही रेखाखंड त्रिभुज की भुजाएं हैं। तो यहां पर त्रिभुज में ये 3 भुजाएं हैं, एबी, बीसी और एसी, और ए बिंदु, बी बिंदु और सी बिंदु त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हैं, वर्टिसेस इनको बोलते हैं त्रिभुज का। तो दोस्तों जो है समबाहु त्रिभुज जो होता है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। अर्थात भुजा एबी, भुजा बीसी और भुजा एसी ये तीनों बराबर होने पर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो दोस्तों ये भी आप याद रखिएगा कि जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की, अभी हम आपको बताएंगे। त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कोण भी बराबर होंगे। अगर त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज में, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो तीनों अंतःकोण भी बराबर होंगे। अब आप दोस्तों अगर तीनों अंतःकोण बराबर हैं तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 अंश होता है। तो आप बराबर कर देंगे तो प्रत्येक कोण हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा। इसका मतलब जो इंटरनल एंगल होता है ट्रायंगल का, प्रत्येक अंतःकोण वो 60 अंश का होता है। इसे आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो आप समझ सकते हैं ए बी, बी सी और ए सी भुजा के सामने के कोण 60-60 डिग्री के हो जाएंगे, प्रत्येक कोण 60-60 अंश का हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने बताया आपको समबाहु त्रिभुज क्या होता है। दूसरे प्रकार पर चलते हैं भुजा के आधार पर। दूसरा प्रकार होता है दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज में दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल अभी मैंने नोट कराया था। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती हैं त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज है जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती। भुजाएं क्या हैं? यही रेखाखंड ए बी, बी सी और ए सी। अभी मैंने क्लास के स्टार्ट में ही पर चर्चा किया था रेखाखंड क्या होता है। रेखा के भाग को ही रेखाखंड कहते हैं। जब रेखा की लंबाई हम निश्चित कर देते हैं उस पर पॉइंट रखकर, तो वो भाग जिसका हम मापन कर सकते हैं वही रेखाखंड कहलाता है। तो यहाँ पर ए बी, बी सी, ए सी यही रेखाखंड त्रिभुज की भुजाएं हैं। और त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अर्थात यह त्रिभुज एबीसी में ए बी भुजा और ए सी भुजा कोई 2 भुजाएं बराबर हो जाती हैं तो ऐसा त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, ये आपको याद रखना है। और बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। तो अगर भुजा ए बी और ए सी बराबर हैं तो कोण बी और कोण सी भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब सेंस ये हुआ
कि अगर त्रिभुज में भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको डिफिनीशन याद रखना है और प्रॉपर्टी भी याद रखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। दोस्तों, तीसरे प्रकार का जो त्रिभुज हमने लिखाया वह विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ये थर्ड टाइप है। ये भुजा के आधार पर तीसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज, जिसे स्केलिन कहते हैं। और अब आपको विषमबाहु त्रिभुज जो होता है इसके विषय में हम बताते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती हैं। नाम से स्पष्ट है विषमबाहु। विषमबाहु का मतलब हुआ ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। तो आप यहाँ पर भुजा AB, BC और AC ये तीनों भुजाएं असमान होंगी, अर्थात भुजा AB इज नॉट इक्वल टू भुजा BC और भुजा BC इज नॉट इक्वल टू भुजा AC। तो साइड AB इज नॉट इक्वल टू साइड BC, साइड BC इज नॉट इक्वल टू साइड AC। अर्थात त्रिभुज की जब तीनों भुजाएं समान होती हैं तो ऐसे त्रिभुज को हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब जब भुजाएं समान नहीं हैं तो उनके सामने के कोण भी समान नहीं होंगे। तो कोण A इज नॉट इक्वल टू कोण B इज नॉट इक्वल टू कोण C। जो रिलेशन यहाँ पर देखिए भुजा में बना है वही रिलेशन बना है एंगल में। तो अगर भुजाएं असमान हैं तो उनके सम्मुख कोण भी असमान होंगे। तो अभी हमने तीन प्रकार के त्रिभुज हमने बताया, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु। समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज की दोस्तों दो प्रॉपर्टी आपको याद रखना पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में उसका यूज है, वहां से प्रश्न बनाता है और उसके आधार पर हम क्वेश्चन भी करते हैं। तो समबाहु और समद्विबाहु त्रिभुज जो अभी हमने पहले बताया उसकी दो प्रॉपर्टी आपको क्या याद रखनी है, देखिए। समबाहु त्रिभुज क्या है, अभी मैंने बताया ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। इसका मतलब AB, BC और AC तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। अगर तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो कोण A भुजा BC के सामने का कोण हो गया और AC के सामने का कोण B हो गया और AB के सामने का कोण C हो गया। तो अगर भुजाएं बराबर हैं त्रिभुज की तो तीनों कोण भी बराबर होंगे। अब दोस्तों जो प्रॉपर्टी हम बताने वाले हैं इसको आप याद रखिएगा। जब हम थ्योरम्स पढ़ाना शुरू करेंगे, थ्योरम्स के विषय में डिस्कस करेंगे तो वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। बट यहाँ पर हमको नोट कर लेना है कि समबाहु त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं, तो यह सम्मुख भुजा को समद्विभाजित कर देता है, दो बराबर भागों में बांट देता है, बाइसेक्ट कर देता है। अर्थात BD बराबर हो जाएगा CD। ये कब होगा दोस्तों, ये कब की परिस्थिति है, ये तब होगा जब AD जो है ये परपेंडिकुलर हो जाए BC के। इसका मतलब यह हुआ कि यदि AD परपेंडिकुलर BC होगा तो हमें प्रॉपर्टी याद रखना है कि BD उतना ही होगा जितना CD होगा। अगर दोनों भाग बराबर हो गए BC के, BD और CD, तो प्रत्येक भाग BC का आधा हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से ये प्रॉपर्टी समबाहु त्रिभुज में अप्लाई होती है कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। और दूसरी प्रॉपर्टी जो समद्विबाहु त्रिभुज में है, सेम टाइप की प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है। यह हमने समबाहु त्रिभुज के लिए बताया है। अब समद्विबाहु त्रिभुज पे आ जाते हैं दोस्तों। अभी मैंने बताया दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो साइड्स, दो भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो AB और AC बराबर होंगे। भुजा AB की लंबाई जितनी होगी उतनी भुजा AC की, कोई दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं। अब दोस्तों अभी मैंने बताया था कि बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो आप देखिए AB के सामने का कोण C हो जाएगा और AC के सामने का कोण B हो जाएगा। तो कोण B बराबर कोण C भी होना चाहिए। अगर त्रिभुज समद्विबाहु है तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। हम जो आपको प्रॉपर्टी बताने जा रहे हैं हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अगर त्रिभुज ABC समद्विबाहु है तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से, किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। जो प्रॉपर्टी हमने समबाहु बताया वही समद्विबाहु बता रहे हैं। यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष A से सम्मुख भुजा BC पर हमने परपेंडिकुलर AD डाल दिया।
तो अब आप दोस्तों याद रखना है, ऐसी स्थिति में BD और CD का मान बराबर होगा, अर्थात समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है। तो अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, जितना BD होगा उतना CD होगा और उतना BC बटा, इसको लिख सकते हैं BC बटा 2, जितना BD उतना CD और पूरा मान BC का, ये प्रत्येक मान BC का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अब आपको याद रखना है, ये दो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आप इसे याद रखेंगे कि समबाहु त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है और समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से भी सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। अभी हमने डिस्कस किया भुजा के आधार पर, साइड के आधार पर जो ट्रेंगल होता है उसके विषय में। अब हम एंगल के आधार पर देख लेते हैं, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। मैंने स्टार्ट में नोट कराया है दोस्तों, कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर पहला हमने बताया है दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रेंगल। तो दोस्तों न्यून कोण त्रिभुज क्या है, आप इसको समझ लीजिए। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। क्योंकि अभी कोण के विषय में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज की क्लास में सिर्फ त्रिभुज के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। हम जब भी कोई दूसरी क्लास लाएंगे तो उसमें अलग अलग टाइप के जो है कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, तो कोण के विषय में भी हम डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद सर्किल के विषय में डिस्कस कर लेंगे, तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा दोस्तों। तो आइए जो है देखते हैं कोण के आधार पर। पहला हमने लिखा है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। देखिए बोर्ड में इस टाइप का हम बनाएंगे न्यून कोण त्रिभुज, ये शेप हो गया न्यून कोण त्रिभुज का। इसका प्रत्येक कोण न्यून कोण होना चाहिए, अर्थात न्यून कोण का मतलब प्रत्येक कोण का मान 90 से कम होना चाहिए। तो कोण A लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, कोण B आल्सो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए, कोण C इज आल्सो लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब प्रत्येक कोण 90 से कम होना चाहिए, 90 अंश से कम होना चाहिए। हम जैसे यहाँ पे 50 रख दिए, यहाँ 60 रख दिए, तो ये 70। आप यहाँ पे देखिए ये एंगल जो है, एक जो है एक्यूट ट्रायंगल बनाएंगे, अर्थात प्रत्येक कोण का मान 90 से कम है। और ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो आप देखिए 7 5 12 12 6 18 जोड़ देंगे 180 डिग्री हो जाएगा। तो न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका प्रत्येक अंतः कोण 90 अंश से कम होता है। प्रत्येक अंतः कोण का मतलब आप समझ गए, कोण ए भी 90 से कम होगा, कोण बी 90 से कम होगा, कोण सी भी 90 से कम होगा। तो न्यून कोण त्रिभुज के बाद दोस्तों आज ये सेकंड टाइप के त्रिभुज में चलते हैं। कोण के आधार पर दोस्तों समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का शेप दोस्तों इस टाइप से बनता है। समकोण त्रिभुज जो होता है उसका एक कोण समकोण होता है। आपको याद रखना है समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है और अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब 90 से कम। कोण ए इज लेस देन 90 डिग्री और कोण सी इज आल्सो लेस देन 90 डिग्री। तो न्यून कोण के बाद हम बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज की। हमने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण का मतलब 90 से कम होते हैं। आपको पाइथागोरस प्रमेय भी इस पर अप्लाई होता है। याद रखना है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का वर्ग होता है, ये देखिए समकोण के सामने की भुजा कर्ण बोली जाती है, तो ये बराबर होता है ये परपेंडिकुलर AB का वर्ग, लंब का वर्ग, और ये बेस BC का वर्ग, आधार का वर्ग। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो ये समकोण त्रिभुज पर अप्लाई होता है, लागू होता है, जिसे आपको याद रखना है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो दोस्तों समकोण त्रिभुज क्या है, ये हमने आपको स्पष्ट किया कि इसका एक कोण समकोण होता है, अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं। अब दोस्तों तीसरा प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो। एक कोण अधिक कोण का मतलब है
कि 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 अंश से ज़्यादा हो। देखिए इस प्रकार से यहाँ समतल में या बोर्ड में इसका फिगर बनेगा, ये 90 अंश से ज़्यादा होगा। अभी मैंने ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था, तो ये देखिए बेस के साथ 90 डिग्री का मैंने कोण बनाया था, उससे थोड़ा ज़्यादा होगा, अर्थात 90 से ज़्यादा 180 अंश से कम के कोण को ही हम अधिक कोण कहते हैं। तो यहाँ पर एक कोण जो होगा इसका अधिक कोण होगा, अर्थात कोण बी इज बिगर देन 90 डिग्री और कोण बी इज लेस देन 180 डिग्री। मतलब ये कोण अधिक कोण होगा तो 90 से ज़्यादा होगा और 180 अंश से कम होगा। ये ज़्यादा का चिन्ह है बिगर देन बाईं तरफ खुलता है, ये कम का चिन्ह है ये दाईं तरफ खुलता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है एक कोण इसका जो है अधिक कोण होता है, अधिक कोण त्रिभुज का, और अन्य दो कोण न्यून कोण होते हैं। अर्थात कोण ए और कोण सी, ये जो अन्य दो कोण है ये न्यून कोण होंगे। तो न्यून कोण का मतलब दोस्तों 90 अंश से कम। इसका मतलब कोण ए इज लेस देन 90 डिग्री और कोण सी इज आल्सो लेस देन 90 डिग्री। तो अब आपको इसका कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है। अधिक कोण त्रिभुज में दोस्तों एक कोण अधिक कोण होता है। अधिक कोण का सेंस ये हुआ कि 90 से ज़्यादा 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो एक कोण अधिक कोण होता है और अन्य दो कोण इसके होते हैं न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब हुआ 90 से कम, 0 से ज़्यादा 90 से कम होते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने अभी आपको बताया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के प्रकार, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर। दोस्तों आगे अभी हम फिर आपको लेके चलेंगे और हमारे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पर चर्चा होगी। धन्यवाद।